फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रश्न नंबर 4, नामकरण की समस्या। हम डिस्कस करेंगे आदिकाल के नामकरण की जो समस्या थी वह क्या थी। जो वीर गाथा काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, वह कहाँ तक उचित है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर इसके पहले जो मेरा आदिकाल का फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को आदिकाल की प्रवृत्तियां, परिस्थितियां और सीमांकन। ये जो है क्या है, हमारा बेस है। अगर हमारा बेस कमजोर होगा तो जो आगे का जो साहित्य हम पढ़ेंगे वह हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, उन पे आप लोगों को प्रकाश डालना तो अत्यंत आवश्यक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो नामकरण की समस्या है कैसे है, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अचानक से मैं ये आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि नामकरण की समस्या क्या थी, कैसे हुई, क्या नहीं हुई। मैं पहले चीज़ों को समझाऊंगी, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये नामकरण की समस्या थी तो कैसे थी और इसका हल निकला तो कैसे निकला। तो पहले हमारे जो आ जाते हैं विद्वान, वह है गारसा द तासी। ये कि इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखा। कब? 1839 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? इस्तवार द लॉ लित्वेंतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। सो राइट डाउन कर लेते हैं। इस्तवार द लॉ लित्वेंतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इसमें क्या था फ्रेंड्स, ये जो इसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवि संग्रहित है। 738 कवि संग्रहित हैं। 738 कवि संग्रहित है। सोचो दोस्तों। तो ये पुस्तक का नाम हो गया और इसमें कितने कवि संग्रहित हैं ये हो गया। अब जो इसमें जो काल विभाजन और ये जो नामकरण पर इन्होंने क्या किया था, कोई भी ध्यान नहीं दिया था। इसमें इन्होंने जो काल विभाजन नहीं किया, कोई नामकरण नहीं किया। तो अब हमारे जो आ जाते हैं वह हैं मौलवी करीमुद्दीन जी आ जाते हैं। तो मौलवी करीमुद्दीन, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा, इन्होंने जो हिंदी नामक इतिहास जो लिखा वह क्या था? तजकिरा ई शुअराई। तजकिया बहुत टेढ़ा नाम है। तजकिया ई शुअराई। इसमें क्या था? हिंदी नामक इतिहास प्रथम बार कालक्रम पर ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया? कालक्रम पे ध्यान दिया, परंतु आगे का जो विभाजन था उसमें काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा ही नहीं की। इन्होंने जो काल विभाजन तो किया, पर आगे जब ये जो इतिहास लिखने लगे उसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई भी चेष्टा नहीं की। अब अगले जो हमारे आ जाते हैं वह हैं शिव सिंह सेंगर। इन्होंने 1883 ईस्वी में आक्रांतवादी क्रम अपनाया गया। इसमें क्या था? ये अकाराद्रिक क्रम अपनाया। किसमें अपनाया? इन्होंने अपनी पुस्तक में अपनाया। कौन? इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज के नाम से इनकी पुस्तक है। इतने में प्रकाशित हुई और अकारादि क्रम अपनाया। और जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो इस काल का जो अभाव था, ऐतिहासिक दृष्टि से अभाव के कारण जो काल विभाजन एवं जो नामकरण की समस्या उसमें नहीं आ सकी। अब जो हमारे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन जी आ जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। और इन्होंने काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार ये थे। काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। और उनका दिया हुआ जो चारण काल अनुपयुक्त है, मतलब इन्होंने आदिकाल को चारण काल
कहा। और इस काल की जो समय सीमा है उन्होंने 643 ईस्वी के पीछे तक लेके गए हैं, किंतु जो रचना की प्रवृत्ति या चारण काल इन्होंने कहा है वे उल्लेख उसका नहीं कर सके। और इस प्रकार जो रचना थी वह 1000 तक मिलती ही नहीं। जो इन्होंने 643 ईस्वी के अंतर्गत जो प्रवृत्ति का उल्लेख किया है वह 1000 ईस्वी में कहीं भी नहीं मिलती है। फिर इनकी जो पुस्तक आ जाती है, इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो पुस्तक का नाम देख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें क्या था, इन्होंने 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित किया। और ये जो था ये 11 अध्यायों में इसका वर्गीकरण था। और जो लेखकों का कालक्रम अनुसार इसमें इन्होंने वर्गीकरण किया। और इसमें क्या था, वैज्ञानिकता का अभाव तथा अध्यायों की जो संख्या ज़्यादा होने के कारण उसे काल विभाजन मानना अनुपयुक्त नहीं है। अब जो इन्होंने कवियों का उल्लेख किया वो कितने कवियों का उल्लेख किया, तो 952 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया। 952 कवियों का इसमें अपनी पुस्तक में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने 952 कवियों का उल्लेख किया। अगले जो हमारे आ जाते हैं डॉक्टर मिश्र बंधु विनोद। अब जो आ जाते हैं हमारे डॉक्टर मिश्र बंधु विनोद, तो इन्होंने जो आदिकाल का जो काल विभाजन किया था वह कैसे किया था। पहले तो इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, या कह सकते हैं प्रारंभिक काल कहा। तो आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्वारंभिक काल, दूसरा है उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल को 700 संवत 7 से 1343 संवत तक विभाजन किया। और जो उत्तरारंभिक काल है वह 1344 से 144 संवत में विभाजित किया। फिर आ जाते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको इन्होंने 1445 से 1560 ईस्वी संवत तक विभाजित किया। और इसे प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1600 के बीच 80 तक माना। अब जो फ्रेंड्स मिश्र बंधु जी हैं, इन्होंने अपनी रचना यानी इन्होंने अपनी रचना की क्या की, मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने रचना की, वह कौन सी रचना थी, मिश्र बंधु विनोद, जो कितने ईस्वी में 1913 ईस्वी में आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया गया। इसमें जो मिश्र बंधु विनोद में जो मिश्र बंधु जी ने जो पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। और उन्होंने इसे संवत 700 से 1343 संवत तक माना है, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया। इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। जो इन्होंने काल विभाजन किया है, जो नामकरण दिया है, इसमें कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, इन्होंने यूं ही रख दिया है। उन्होंने अपनी जो रचना विनोद में हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा है, इसलिए उन्होंने जो अध्यायों के अंतर्गत पूर्वारंभिक हिंदी यानी 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी चंद पूर्व की जो हिंदी है ये नाम दिया है। और इन्हें 3 भागों में बांट के 8 उपखंडों में विभाजित किया है। और हिंदी के कुल कवियों की संख्या इसमें 4591 है। परंतु जो ये विभाजन है, ये विभिन्न नामों से जो आदिकाल की कोई संज्ञा ही नहीं बनती। और जो आचार्य शुक्ल ने जो इस पे व्यंग्य किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सारे रचना को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इसमें बांट देने से, आंख बंद करके इसमें बांट देने से कुछ नहीं होता है। ये भी नहीं देखना होता है कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है। अगर हम किसी भी इतिहास को अगर हम पूर्व, मध्य, आधुनिक में बांट दें तो क्या इससे कोई हल निकलता है? नहीं निकलेगा। तो जो आदिकाल ने प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के जो आदिकाल का नामकरण किया है वह सही लगता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि यह भी नहीं देखना कि किसी खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बनाया जा सकता। हिंदी साहित्य का जो पंचागार नामवर सिंह, हिंदी साहित्य का जो पंचागार पुस्तक है, हिंदी साहित्य का पंचागार,
ये नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो ये ब्रज भाषा का जो प्रथम कवि है, ब्रज भाषा का प्रथम कवि है, वह सारंगधर को माना जाता है। सारंगधर को माना जाता है। किसका? ब्रज भाषा का प्रथम कवि। फ्रेंड्स, टॉपिक पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें याद आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोग ध्यान में रखें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें याद करना। और इसमें क्या है, प्रथम कवि, प्रथम देसी भाषा को किसने कहा, अपभ्रंश काल को क्या कहा, तो ये जो है बहुत कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं। हम कुछ भी टिक कर देते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं पर याद नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इन सबको बार बार पढ़े ताकि आप लोगों को याद रहे। कॉम्पिटिटिव में यही सब पूछे जाते हैं। और अब जो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक मुझे याद आया, वो भी बता रही हूँ मैं। हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ जी को माना जाता है। गोरखनाथ, जो सिद्ध साहित्य के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक जी गोरखनाथ जी हो गए। ब्रज भाषा के प्रथम कवि सारंगधर जी हो गए। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में। आचार्य शुक्ल जी उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह कब लिखा? 1929 में। और जो उन्होंने काल विभाजन किया है वह उसे 4 उपखंडों में विभाजित किया है। तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। अब जो वीर गाथा काल का जो उन्होंने काल माना है वह है 1050 से 1375 संवत। ये सब संवत में है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर संवत से ईस्वी में लाना है तो 57 आप लोगों को घटा देना चाहिए। अब 1375 से भक्ति काल आ जाता है 1700 के बीच। अब रीति काल आ जाता है हमारा 1700 से 1900 के बीच। और 1900 से अब तक जो चला आ रहा है हमारा, अब तक वैसे उन्होंने 1984 तक बांटा है, पर अभी जो चल रहा है वह हमारा गद्य काल यानी गद्य काल ही चल रहा है एक तरह से समझे तो। अब ये जो इन्होंने काल विभाजन किया उसका दोहरा नामकरण भी किया। तो जो वीर गाथा काल को उन्होंने आदिकाल कहा, वीर गाथा काल को उन्होंने आदिकाल कहा। और भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा। और रीति काल को उन्होंने उत्तर मध्य काल का उपनाम दिया। और गद्य काल को आधुनिक नाम दिया। ये जो है ये काल विभाजन है और ये उनका दोहरा नामकरण है। मिश्र बंधु के इतिहास के पश्चात शुक्ला जी का जो इतिहास है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम लेके उपस्थित हुआ। जो इन्होंने ये प्रारंभिक काल कहा, जो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए, तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा। जो आचार्य शुक्ल जी जो थे उन्होंने वीर गाथा काल को कहाँ तक उपयुक्त माना है? जो प्राकृत की जो भाषा है अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत माना जा सकता है। जो अपभ्रंश से ही जो हमारा अपभ्रंश जो भाषा है उसी को हिंदी की शुरुआत हम मानते हैं। और अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचना के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। इन्होंने मंजू तथा भोज के समय में ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया है। अर्थात हिंदी का जो आदिकाल संवत 1050 से 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से हमीर देव के कुछ समय तक पीछे। इससे ये निसंदेह कहा जा सकता है कि आचार्य जो शुक्ल ने जो जनता की चित्तवृत्तियों के साथ जो कवि के मनोवृत्ति के परिवर्तन को जो आधार बनाकर वीर गाथा काल को जो नामकरण किया है वह
उपयुक्त कहीं हद तक है। अब इन्होंने क्या किस चीज़ को लेके ये जो वीर गाथा काल है उसे कहाँ तक कहना उचित माना है, तो उनका जो ये है मत है, इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का सजीव प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होते चले जाता है, और आदि से लेके अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए इसमें जो सामंजस्य बिठाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आचार्य शुक्ल ने जो ये कथन कहा है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ ये प्रचलित भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने प्रवृत्ति को आधार मान के ही वीरगाथा काल आदिकाल को वीरगाथा काल का नामकरण दिया है। अब आ जाते हैं हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी आ जाते हैं, द्विवेदी जी आ जाते हैं हमारे। तो ये जो आचार्य शुक्ल के द्वारा जो दिया गया नामकरण है उनसे सहमत नहीं थे। वे धार्मिक रचनाओं को मानने का तर्क देते हैं जो आचार्य ने सांप्रदायिक रचना के छोड़ दिया। जो आचार्य शुक्ल ने किसी काल में जो ज़्यादा प्रवृत्ति प्रधान थी उसे ले लिया, और जो बाकी फुटकर रचनाएं, जो फुटकर चीज़ें थी उन्हें छोड़ दिया, और उन्हीं फुटकर रचनाओं को जो द्विवेदी जी महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। अतः जो शुक्ला जी का जो तर्क है वह निराकार है, और आदिकालीन धार्मिक रचनाओं में जो साहित्य को धार्मिक काव्य होने से हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। इस तरह जो आदिकाल का जो नामकरण है वह वीरगाथा काल से आदिकाल का नामकरण ही उचित जान पड़ता है, और पूर्व उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के उत्तर में हमने बहुत सारे विद्वानों के बारे में पढ़ा, उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ा, उनके काल विभाजन के बारे में पढ़ा, और उन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा और किस प्रवृत्ति को आधार मान के जो आदिकाल का नामकरण किया, हमने इन सभी को जाना। और इनके अलावा बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल का जो नामकरण किया है वह अलग अलग तरीके से किया है। तो ये हमारा आ जाता है आचार्य के द्वारा जो कालखंडों का जो नामकरण किया गया है विभिन्न आचार्यों के द्वारा, तो उसे जान लेते हैं। तो आदिकाल बच्चन सिंह हमारे पहले आ जाते हैं। बच्चन सिंह इन्होंने जो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। और फिर जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं, उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। फिर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं, इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है, आदिकाल कहा है। फिर हमारे आ जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आ जाते हैं, इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण किया है वह चारण काल कहा है। अब बीज वपन काल, इसे आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अब जो राहुल सांस्कृत्यान जी आ जाते हैं हमारे, उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। फिर आ जाते हैं हमारे मिश्र बंधु जी आ जाते हैं, उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आ जाते हैं, गणपति जी आ जाते हैं, और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। और जो वीर काल कहा है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? वह विश्व प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल कहा है। तो हमने देखा कि जो आदिकाल का जो नाम दिया गया है वह विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया है। तो टोटल हमने कितने विद्वानों के बारे में चर्चा की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्वानों के द्वारा चर्चा किया। इनके जो आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया उसके बारे में पढ़ा। अब जो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं चाहूँगी कि मेरे जो पहले के वीडियोज़ हैं आदिकाल पार्ट 1 उससे आप लोग अच्छे से पढ़ें।
इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आदिकाल के नामकरण के बारे में ये सब जो डिटेल मैंने दिया है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर उठा ले तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें तो 5 या 10% तो आएगा ही उस पेपर में, प्लस आप लोगों को भी मेहनत करना ज़रूरी है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को आदिकालीन की जो धार्मिक साहित्य है उसके वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। और वर्गीकरण के बाद जो है कुछ रासो साहित्य हैं जो आदिकाल में जो रासो साहित्य आप लोग जानते होंगे, रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैं डिटेल में करवाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप लोग खुद से पढ़ें। नोट्स चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में करें, आप लोगों को नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय।